Good evening, everyone. So we were discussing marathon session of मैराथन सेशन कर रहे थे प्री स्ट्रेस कंक्रीट का. ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो ही गए हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट के. आखिरी का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, उसको भी मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास में खत्म कर देंगे. विल फिनिश ऑफ इन टुडेस क्लास. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. 20% ऑफ अवेलेबल है आपके गेट ईएससी और एसएससी के सब्सक्रिप्शन के लिए, बट ऑफर वैलिड है सिर्फ 24 अक्टूबर के लिए और पहले 300 सब्सक्राइबर्स के लिए. देन 15 मंथ का भी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दिया गया है. दिस इज वैलिड ओनली फॉर 30th अक्टूबर, तो उसको भी यूज कर सकते हैं. कॉम्बैट हमारा हो गया था 23rd को. देन इफ यू वांट टू फॉलो माय लेक्चर्स, अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो करना चाहते हैं, जो भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब और स्पेशल क्लास पे फ्री लेक्चर्स, उसके लिए आप ये कोड स्कैन कर सकते हैं. फॉर दिस यू कैन स्कैन दिस कोड एंड यू कैन एक्सेस ऑल माय लेक्चर्स. मेरे सारे लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे. देन अनअकैडमी लाइट भी अवेलेबल है, जिसमें आपको 60 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे सारे ब्रांचेस के लिए, इन विच यू विल बी गेटिंग 60 प्लस टेस्ट फॉर ऑल द ब्रांचेस. देन नो कॉस्ट CMI इज ऑल्सो अवेलेबल, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के लिए. देन 14 अक्टूबर को हमने नया बैच लॉन्च किया था गेट 2023 के लिए. इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई थी. 28 अक्टूबर को हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं गेट 24 के लिए. आई बी स्टार्टिंग विद फ्लूइड मैकेनिक्स. इसमें मैं फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ. तो ये तो हमारे हो गए बेसिक अनाउंसमेंट्स. दीज आर अवर बेसिक अनाउंसमेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्वड. अब हम जाते हैं हमारे डिस्कशन के अंदर. So GATE is less than 6 months away. If you want to enhance your preparation, you can go for the Iconic subscription. आप Iconic subscription भी अवेल कर सकते हैं. इसमें फिजिकल नोट्स भी मिल जाएंगे आपको. यू विल बी गेटिंग द फिजिकल नोट्स फॉर GATE एंड ESC. तो हम लॉसेस की बात कर रहे थे. लॉसेस में मैंने आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लॉस बता दिया था. लॉसेस में मैंने आपको कौन से लॉस प्री टेंशन मेंबर में मिलेंगे, कौन से लॉस पोस्ट टेंशन मेंबर में मिलेंगे, ये भी डिस्कस करके बता दिया था. फिर हमने दो लॉसेस की डिस्कशन भी कर ली थी. इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस और फ्रिक्शन लॉस हमारा चल रहा था. फ्रिक्शन लॉस कर्वेचर की वजह से होता है, साथ में वोबल इफेक्ट भी आ जाती है. और कैसे इसमें हम थीटा कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लिया था हमने. हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा, दैट वाज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड. तो मेरे ख्याल से ये लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था हमारा. ये लास्ट स्लाइड करी थी हमने. दिस वाज द लास्ट स्लाइड दैट वी डिस्कस. अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. विल कंटिन्यू विद दैट. देखो, ये जो वोबल इफेक्ट आता है या जो कर्वेचर होती है, इसकी वजह से हमारे कंक्रीट के ऊपर फोर्स लगता है. तो हम ये जो टेंडेंट की जो कर्वेचर है, टेंडेंट की जो कर्वेचर है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम इक्विवेलेंट लोडिंग के अंदर. जो टेंडेंट की कर्वेचर है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विवेलेंट लोडिंग के अंदर. कहने का मतलब है ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट आल्सो. ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट आल्सो. यहाँ पे तो हमने जनरल अप्रोच यूज करी थी. हियर वी हैव यूज्ड जनरल अप्रोच, पर यहाँ पे हम लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट से भी इसको डील कर सकते हैं. कैसे? कर्वेचर की वजह से हमारे कंक्रीट के ऊपर क्या आएगी? लोडिंग आएगी. वो इक्विवेलेंट लोड आप अप्लाई करो. यू कैन अप्लाई दैट इक्विवेलेंट लोड, और उस इक्विवेलेंट लोड की मदद से आप क्या निकाल सकते हो? फ्रिक्शन निकाल सकते हो. विद द हेल्प ऑफ दैट द फ्रिक्शन कैन बी कंप्यूटेड. तो वही पॉइंट मेंशन किया हुआ यहाँ पे. तो क्या बोल रहा है पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि लॉस ऑफ फ्रिक्शन बाय द कर्वेचर इफेक्ट कैन आल्सो बी एनालाइज्ड यूजिंग लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट. जो लॉस ऑफ फ्रिक्शन है हमारे कर्वेचर के इफेक्ट की वजह से, वो हम लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट से भी डील कर सकते हैं. Now, due to the curvature profile, an external load or moment is developed over the concrete. जो आप फर्दर अप्लाई कर सकते हो किसके ऊपर? स्टील के ऊपर. ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड. जिसकी वजह से हमारे केबल में क्या डेवलप हो जाएगी? जिसकी वजह से हमारे केबल में फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होगा. बिकॉज ऑफ विच लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस विल टेक प्लेस. अब केबल की प्रोफाइल की वजह से कंक्रीट पे कितना इक्वलेंट लोड आएगा वो हमें पता ही है. जैसे एग्जांपल, अगर हमारी लीनियर प्रोफाइल होती है, इफ यू हैव अ लीनियर प्रोफाइल, इस लीनियर प्रोफाइल का जो कर्वेचर है, इसकी वजह से हमारा लोड कितना डेवलप होता है? बिकॉज ऑफ विच द लोड डेवलप्ड इज हाउ मच? एन की वैल्यू निकाल रखी है हमने 2p साइन अल्फा. साइन अल्फा को आप टेन अल्फा बोल सकते हो. टेन अल्फा अप्रोक्सीमेटली अल्फा के बराबर है, और अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी E/L/2. सो E डिवाइड बाय L/2 निकाला हुआ, देखो E डिवाइड बाय L/2. सो 2p E डिवाइड बाय L/2, तो वैल्यू निकल के आ गई 4p E/L. तो आपने ये जो इक्विवेलेंट लोड लगाया कंक्रीट के ऊपर, इतना ही लोड किसके ऊपर लगेगा? इतना ही लोड लगेगा हमारे टेंडेंट के ऊपर, जिसकी वजह से फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगी. अगर हमारा लोड n है, अगर हमारा लोड n लग रहा है हमारे स्टील केबल के ऊपर, तो फ्रिक्शन कितनी होगी? μn. फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू μn. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड विद द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो डेल्टा पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहाँ से. फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी. क्लियर है?
उसी तरीके से लेट अस सपोज इफ दिस इज द कर्वेचर ऑफ द टेंडेंट, ये कर्वेचर निकल के आती है हमारी टेंडेंट की। इफ दिस इज द कर्वेचर ऑफ द टेंडेंट n1 n2 निकाल सकते हैं, p sin अल्फा p sin अल्फा, तो दिस इज इक्वल टू p sin अल्फा p sin अल्फा। sin अल्फा tan अल्फा के बराबर है, अल्फा की वैल्यू कितनी है अल्फा की वैल्यू है हमारी e by a, सो अल्फा इज इक्वल टू e by a, तो म्यू n1 प्लस म्यू n2 हमारा फिक्शन हो जाएगा, n1 n2 बराबर है, क्योंकि a की वैल्यू बराबर है तो n1 n2 बराबर है। तो हमारे टेंडेंट की कर्वेचर की वजह से आपने कंक्रीट के ऊपर लोड लगाया एक्सटर्नल, उतना ही लोड स्टील के ऊपर अप्लाई करोगे, उसकी वजह से फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगी, फ्रिक्शन लॉस अप्लाई कर दोगे, यू विल अप्लाई द फ्रिक्शन लॉस। केबल प्रोफाइल हमारी पैराबोलिक है, इसकी वजह से इक्विवेलेंट लोडिंग कितनी आती है, इसकी वजह से इक्विवेलेंट लोडिंग हमारी निकल के आ जाती है W इज इक्वल टू 8PE बाई एल स्क्वायर। अगर ये 8PE बाई एल स्क्वायर है तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा WL, तो N विल बी इक्वल टू व्हाट WL, N हमारा WL के बराबर है, तो फ्रिक्शन कितना होगा म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन, एन कितना है हमारा WL, W की वैल्यू डाल दो 8PE बाई एल स्क्वायर, तो हमारा फ्रिक्शन लॉस निकल के आ गया डेल्टा पी। सेम वही कहानी जो हमने कल करी थी, एग्जैक्टली सेम स्टोरी दैट वी हैव डिस्कस यस्टरडे, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर, नो चेंज इन दैट। सो फ्रिक्शन लॉसेस कैन आल्सो बी डेल्ट विद लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट। इसका मतलब दो तरह के लॉस हमारे कंप्लीट हो गए, टू टाइप्स ऑफ लॉसेस आर कंप्लीटेड, एक इलास्टिक शॉर्टनिंग और एक फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस आपको सिर्फ पोस्ट टेंशन मेंबर में मिलेगा, प्री टेंशन मेंबर में नहीं मिलेगा, और इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस वाला प्री टेंशन में भी होगा, पोस्ट टेंशन में भी होगा। पोस्ट टेंशन में तब मिलेगा जब आप स्ट्रेचिंग और एंकरिंग कर रहे हो साइमल्टेनियसली, व्हेन इट इज बीइंग कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। अब बाकी लॉसेस देख लेते हैं, विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग लॉसेस। अब एक एक करके बाकी लॉस उठाते हैं। सो लॉस ड्यू टू प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप, सो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप, अब ये भी किस में मिलेगा आपको, ये लॉस किस में पाया जाता है, पोस्ट टेंशन मेंबर में पाया जाता है। सो इन द पोस्ट टेंशन मेंबर व्हेन द प्री स्ट्रेस इज ट्रांसफर्ड टू द कंक्रीट, पोस्ट टेंशन मेंबर में जब हम प्री स्ट्रेस को ट्रांसफर करते हैं कंक्रीट के अंदर, जो वेज होती है वो स्लिप कर जाती है, जो वेज होती है वो स्लिप कर जाती है थ्रू अ लिटिल डिस्टेंस बिफोर दे गेट प्रॉपर्ली सीटेड इनटू द कंक्रीट। जो हमारी वेज है वो स्लिप कर जाती है सीट करने से पहले कंक्रीट के अंदर, और जो एंकरेज ब्लॉक है वो भी थोड़ा सा मूव करता है बिफोर इट सेटल्स इन द कंक्रीट। अब क्योंकि क्योंकि ये हमारी वेज है स्लिप हुई, एंकरेज ब्लॉक सेटल हुआ, इसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होता है। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, प्री स्ट्रेस फोर्स भी कम हो जाएगा। अब कितनी एंकरेज स्लिप है ये डिपेंड कर जाती है टाइप ऑफ एंकरेज के ऊपर, ये टोटल एंकरेज स्लिप विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एंकरेज। अगर आपके प्रॉब्लम्स की बात करें, ये एंकरेज स्लिप आपके प्रॉब्लम में गिवन होगी, तो अगर आपके प्रॉब्लम्स की बात करें एंकरेज स्लिप विल बी गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम। पर अगर कोई डाटा गिवन नहीं है, मैंने टेबल बना के दे रखी है आपको, फ्रेसेनेट सिस्टम है 4 से लेके 6 mm के बीच में वेरी करता है, मैग्नल प्लेटन सिस्टम है 8 mm होती है। तो अगर आपको डाटा दे दे अच्छी बात है, आप वो एंकरेज स्लिप ले लेना, नहीं देता है आप ये कंसीडर कर सकते हो, यू मे कंसीडर दिस। तो जब हम एंकर करते हैं टेंडेंट्स को, तो उस समय एंकरेज ब्लॉक मूव करता है, और जो हमारी वेज होती है वो भी थोड़ी सी स्लिप कर जाती है, जिसकी वजह से बार में, जिसकी वजह से जो बार होती है हमारी उसकी लेंथ रिड्यूस होती है, लेंथ रिड्यूस होती है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होता है। क्लियर चीज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अभी जो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस है मैंने पीछे कैसे बताया, एक डेफिनेटिव अमाउंट में बताया, 4 mm 6 mm 8 mm। ये जो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस बताया मैंने एक डेफिनेटिव अमाउंट में बताया, इसका मतलब है ये जो परसेंटेज लॉस है आपके छोटे मेंबर में ज्यादा मिलेगा, बड़े मेंबर में छोटा मिलेगा। इसलिए जब आप प्री स्ट्रेसिंग कर रहे हो शॉर्ट मेंबर की तो ध्यान रखोगे, क्योंकि इस लॉस का परसेंटेज क्या निकल के आएगा, ज्यादा निकल के आएगा। तो ये जो हमारी एंकरेज स्लिप की लॉस है, छोटे मेंबर में इसका परसेंटेज ज्यादा मिलेगा, बड़े मेंबर में इसका परसेंटेज कम मिलेगा, क्योंकि एक डेफिनेटिव वैल्यू के टर्म में आपने ये बताया है। बाकी लॉस कैसे निकालोगे, एंकरेज स्लिप हमारी डेल्टा है, एंकरेज स्लिप अगर हमारी डेल्टा है तो स्ट्रेन कितना हो गया, डेल्टा बाय एल, मल्टीप्लाई कर दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील से, तो लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप आ गई। तो ये तीसरा लॉस हो गया, कहाँ मिलेगा, पोस्ट टेंशन मेंबर में, तो इट इज फाउंड इन द पोस्ट टेंशन मेंबर। क्लियर है। चलो क्या सवाल पूछ रहा है,
The percentage loss of the pre-stress. The percentage loss of pre-stress due to the anchorage slip of 3 mm in a concrete beam of length 30 meter, which is post-tensioned by the tender with the initial stress of 1200 Newton per mm square and modulus of elasticity is equal to the percentage loss of pre-stress due to anchorage slip. Percentage loss पूछ रहा है. Percentage loss of pre-stress कैसे निकाले? So delta by L modulus of elasticity of steel to the original pre-stress in 200. एंकरेज स्लिप कितनी हुई? 3 mm की हुई. ये कितना है? 3 मीटर का है. 30 मीटर का है. मीटर को कन्वर्ट कर दिया mm के अंदर. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2.1 इंटू 10⁵ इंटू 100. इनिशियल प्री स्ट्रेस कितना है? 1200 का है. तो इनिशियल प्री स्ट्रेस इज ऑफ 1200. तो 10⁵, 10⁵2. तो ये तो कैंसल आउट हो गया. दिस इज कैंसल्ड आउट. क्या बच गया हमारे पास? व्हाट इज लेफ्ट? 3 इंटू 2.1. So 3 into 2.1 divide by 3 into 12. So divide by 3 into 12 और ये 21 कर दो. 0 मैंने यहाँ पे ले लिया, 0 काट दिया. So 21 divide by 12. 21 divide by 12 निकाल लो क्या रिजल्ट आ रहा है. So 21 divide by 12. The value comes out to be 1.75. ये हमारी परसेंटेज लॉस आ गई. This is the percentage loss which is observed. सिंपल से हैं प्रॉब्लम्स. कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है इसके अंदर. नॉट अ बिग इशू इन दिस. क्लियर है पूरी कहानी? नेक्स्ट ऑफ द लॉस. नेक्स्ट ऑफ द लॉस इज लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट. शॉर्ट टर्म लॉस नहीं है, अब ये लॉन्ग टर्म लॉस है. ये वाला लॉस कैसा है? अब लॉन्ग टर्म लॉस है. इसके पहले वाले लॉसेस कैसे थे? इसके पहले वाले लॉसेस हमारे शॉर्ट टर्म लॉसेस थे. अब ये लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट ये किस में पाया जाएगा? ये आपको प्री टेंशन में भी मिलेगा, ये आपको पोस्ट टेंशन में भी मिलेगा. दिस विल बी फाउंड इन प्री टेंशन ऑल्सो, दिस इज फाउंड इन पोस्ट टेंशन ऑल्सो. दोनों ही मेंबर्स में मिलता है, प्री टेंशन पोस्ट टेंशन दोनों के अंदर. अब क्रीप होता क्या है? Creep is the property of the concrete by which it is continuously deformed with the time. So creep is the property of the concrete by which it is continuously deformed with time under sustained loading. Creep वो प्रॉपर्टी है कंक्रीट की जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो जाता है विद टाइम अंडर सस्टेन्ड लोडिंग. अगर सस्टेन्ड लोडिंग रही उसमें डिफॉर्मेशन पाई जाएगी. क्लियर चीज? इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं क्रीप. तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट इज टेक्निकली टर्म्ड एज क्रीप. अच्छा, क्रीप कोफिशिएंट भी डिफाइन किया था हमने टर्म आरसीसी के अंदर. क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है? क्रीप स्ट्रेन बाय इलास्टिक स्ट्रेन. क्रीप कोफिशिएंट क्या होती है? क्रीप स्ट्रेन बाय इलास्टिक स्ट्रेन. इसको हम क्या बोल देते हैं? क्रीप कोफिशिएंट बोल देते हैं. सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज क्रीप कोफिशिएंट. तो इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ से क्रीप स्ट्रेन निकाल सकते हो. तो क्रीप स्ट्रेन कितनी हो जाएगी? क्रीप कोफिशिएंट इनटू इलास्टिक स्ट्रेन. अब इलास्टिक स्ट्रेन कितनी होगी कंक्रीट के अंदर? इलास्टिक स्ट्रेन विल बी इक्वल टू स्ट्रेस व्हिच इज डेवलप्ड इन द कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेस डिवाइड बाय व्हाट? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अब ये जो आपकी क्रीप स्ट्रेन आई है कंक्रीट के अंदर, इतनी ही क्रीप स्ट्रेन किसमें मिलेगी? स्टील के अंदर. सो क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट विल बी इक्वल टू क्रीप स्ट्रेन इन स्टील. दोनों में आपको सेम क्रीप मिलेगा. जितनी स्ट्रेन स्टील में है उतनी स्ट्रेन किसके अंदर है? कंक्रीट के अंदर है. द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ स्टील आल्सो, सेम अमाउंट ऑफ द स्ट्रेन इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ कंक्रीट आल्सो. तो दोनों में क्या मिल रहा है आपको? सेम स्ट्रेन मिल रहा है. सो बोथ आर गिविंग यू द सेम स्ट्रेन. चलो ठीक है. तो अगर आपको क्रीप स्ट्रेन मिल गया स्टील के अंदर तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस निकाल सकते हो ड्यू टू क्रीप. सो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप विल बी इक्वल टू व्हाट? क्रीप स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो थीटा ईसी बाय एफसी को मल्टीप्लाई किया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज टर्म्ड एज व्हाट? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज टर्म्ड एज व्हाट? मॉडुलर रेशियो. इसको मॉडुलर रेशियो बोल देते हैं. और थीटा क्या है हमारा? क्रीप कोफिशिएंट है.
अच्छा, किस पे डिपेंड कर जाता है? एज पे डिपेंड कर जाता है। ये जो क्रीप कोफिशिएंट है किस पे डिपेंड कर जाती है? एज पे डिपेंड कर जाती है, डिपेंड्स अपॉन द एज। तो आप बोल सकते हो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप इज इक्वल टू लॉस ऑफ द प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। था लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, इट वाज इक्वल टू व्हाट? इट वाज इक्वल टू m into fc। तो इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से लॉस कितना निकल के आया था हमारा? m into fc निकल के आया था। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? थीटा के साथ। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो थीटा के साथ, मल्टीप्लाइड विद थीटा। ये आपको क्या दे देगा? लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप दे देगा। So loss of pre-stress due to elastic shortening multiplied by theta. So it is loss of pre-stress due to creep. अच्छा, FC क्या होती है? FC is the average stress in concrete due to pre-stress. FC is the average stress in concrete due to pre-stress at the level of the tendon. टेंडेंट के लेवल पे जो एवरेज स्ट्रेस है कंक्रीट के अंदर उसको हम एफसी बोल देते हैं। और जो थीटा होती है वो डिपेंड कर जाती है एज ऑफ कंक्रीट के ऊपर। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फॉर 7 days it is 2.2, फॉर 28 days it is 1.6 and for 1 year it is equal to 1.1। एक साल के लिए 1.1 है। अगर कोई से भी इंटरमीडिएट वैल्यू चाहिए आपको, अगर कोई से भी इंटरमीडिएट वैल्यू चाहिए उस केस में आप क्या कर सकते हो? इंटरपोलेशन कर सकते हो, ये मानते हुए कि आपका टाइम किसके ऊपर है? लॉग स्केल के ऊपर है। ये मानते हुए कि हमारी टाइम किस पे चल रही है? लॉग स्केल पे चल रही है। अज्यूमिंग दैट आवर टाइम इज रनिंग ऑन द लॉग स्केल। नोट करो फटाफट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा लॉन्ग टर्म लॉस निकल के आता है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज। जैसे पीछे क्रीप की वजह से आता है, ये श्रिंकेज की वजह से। नाउ ये प्री टेंशन में भी होगा, पोस्ट टेंशन में भी होगा। दिस विल बी ड्यू टू बोथ प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन। नाउ श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट इन प्री स्ट्रेस मेंबर रिजल्ट्स इन द शॉर्टनिंग ऑफ द टेंडन वायर्स। चाहे प्री टेंशन मेंबर है चाहे पोस्ट टेंशन मेंबर है, जब मेरा कंक्रीट श्रिंक करेगा तो जो टेंडन वायर्स है वो भी क्या कर जाएंगे? श्रिंक कर जाएंगे। इसकी वजह से लॉस ऑफ स्ट्रेन होगा, लॉस ऑफ स्ट्रेन की वजह से लॉस ऑफ स्ट्रेस निकल के आएगा। क्लियर है? तो हमारी कोशिश होगी कि श्रिंकेज क्या हो, कम से कम हो, ताकि लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज कम हो। इसका सॉल्यूशन भी दिया कि इन केस ऑफ प्री टेंशन मेंबर मॉइस्ट क्योरिंग की जाती है। इन केस ऑफ प्री टेंशन मेंबर जनरली मॉइस्ट क्योरिंग इज बीइंग डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द श्रिंकेज अंटिल द टाइम ऑफ ट्रांसफर, ताकि श्रिंकेज क्या मिले आपको? कम हो। सो इन केस ऑफ द प्री टेंशन मेंबर जनरली मॉइस्ट क्योरिंग करते हैं ताकि श्रिंकेज क्या हो? कम हो। क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, total shrinkage strain is larger in pre-tension member after the transfer of the pre-stress in comparison to the post-tension member where a portion of the shrinkage will have already taken place by the transfer of the stress is carried out। कहने का मतलब ये है कि पोस्ट टेंशन मेंबर में आप स्ट्रेस रिकॉर्ड कब करते हो? आप स्ट्रेस रिकॉर्ड करते हो ड्यूरिंग एंकरेज, और तब तक तो कुछ लॉस ऑफ स्ट्रेस हो चुका होता है बिकॉज ऑफ श्रिंकेज। इसीलिए आपको प्री टेंशन मेंबर में लॉस ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन ज्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू पोस्ट टेंशन मेंबर। अब ये जो हमारी श्रिंकेज स्ट्रेन है इसकी वैल्यू फिक्स है, स्टैंडर्ड है। प्री टेंशन के लिए कितनी है? 3 × 10⁻⁻⁴। पोस्ट टेंशन के लिए कितनी है? 2 × 10⁻⁻⁴ log t + 2, log t + 2।
अगर आपको श्रिंकेज स्ट्रेन पता है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, क्या मिल जाएगा? लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस मिल जाएगा ड्यू टू श्रिंकेज. So directly you will be getting loss of pre-stress due to shrinkage. क्लियर है? अच्छा, नीचे वाले एक्सप्रेशन में टी क्या है? व्हाट इज टी? एज ऑफ द कंक्रीट ड्यूरिंग ट्रांसफर और एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर. सो विल से एज ऑफ कंक्रीट एट ट्रांसफर. डेज में होगी ये वैल्यू. नोट कर लो फटाफट. चले, चलो अगला सवाल क्या है? सवाल बोल रहा है द लॉस ऑफ द प्री स्ट्रेस ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट इज द प्रोडक्ट. सो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस due to the shrinkage of the concrete is the product of modulus of elasticity of the concrete. So modulus of elasticity of the concrete into shrinkage of concrete गलत है. Modular ratio into percentage of seal गलत है. Modulus of elasticity of seal into shrinkage of concrete सही बात है ये. तो जितनी shrinkage concrete में होगी उतनी ही shrinkage किस में होगी? स्टील में भी होगी, दोनों में बराबर होगी. into modulus of elasticity of steel. मॉडुलर रेशियो तो आएगा ही नहीं यहाँ पे. नो पॉइंट मॉडुलर रेशियो कम्स इनटू द पिक्चर. चलो आगे बढ़ते हैं. आखिरी लॉस, तो छठा लॉस जो निकल के आता है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील. सो नेक्स्ट ऑफ द लॉस व्हिच कम्स इनटू द पिक्चर वो हमारा है लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ द स्टील. स्टील के रिलैक्सेशन की वजह से. अब क्या है, जैसे कंक्रीट में आप कांस्टेंट लोडिंग लगा के रखो उसमें क्रीप डेवलप हो जाती है, वैसे ही इफ द स्टील इज केप्ट अंडर परमानेंट स्ट्रेन, अगर स्टील में आप परमानेंट स्ट्रेन रखो तो स्ट्रेस इन दी वायर विल गो ऑन रिड्यूसिंग. तो वायर में जो स्ट्रेस है वो क्या करता जाएगा? रिड्यूस होता जाएगा until it becomes constant, जब तक वो constant नहीं हो जाता. So steel is kept under permanent strain. अगर आप स्टील में आप permanent strain रखो तो उसमें जो स्ट्रेस है वो टाइम के साथ कम होता जाता है, जिसको हम टेक्निकली बोल देते हैं रिलैक्सेशन ऑफ स्टील. अभी जो रिलैक्सेशन ऑफ स्टील है हमेशा इनिशियल प्री स्ट्रेस के टर्म्स में बताया जाता है. तो नोटेशन है, जो हमारी रिलैक्सेशन ऑफ स्टील है इसको हम डायरेक्टली कैसे बता देते हैं? परसेंटेज ऑफ इनिशियल प्री स्ट्रेस के टर्म में बता देते हैं. जैसे चेक करो, अगर हमारी इनिशियल प्री स्ट्रेस है 0.5 पी तो रिलैक्सेशन 0, 0.6 पी तो 3%, 0.7 पी तो 5%, 0.8 पी तो 8%. तो आपने जो रिलैक्सेशन बताई है वो किसके टर्म में बताई है? परसेंटेज के टर्म में बताई है. और इनिशियल प्री स्ट्रेस कैसे लिखा है आपने? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के टर्म में लिख दिया.
तो अगर आपका इनिशियल प्री स्ट्रेस है आपका 0.8p, इसका मतलब 80% ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द प्री स्ट्रेस स्टील, 80% ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द प्री स्ट्रेस स्टील। अच्छा, इनिशियल प्री स्ट्रेस कभी भी 0.8p से ज्यादा नहीं रखते। इनिशियल प्री स्ट्रेस इज नॉट केप्ट ग्रेटर देन 0.8p। जो इनिशियल प्री स्ट्रेस होता है उसको 0.8 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं रखा जाता। इट्स नॉट केप्ट मोर देन दैट। आगे नोट भी लिखा होगा मेरे ख्याल से, ये रहा। तो जो इनिशियल प्री स्ट्रेस वैल्यू होती है उसको किससे ज्यादा नहीं रखते, 0.8 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं रखते। अच्छा, डिजाइन पर्पस के लिए आप रिलैक्सेशन ड्यू टू स्ट्रेस कितना ले सकते हो? डिजाइन पर्पस के लिए आप लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द स्टील, इसको आप 5% ले सकते हो। वैल्यू वैसे वेरी करती है, वी मे अज्यूम दिस वैल्यू टू बी हाउ मच, 5%। ये हमेशा कैलकुलेट कैसे होता है? ये हमेशा कैलकुलेट होता है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल प्री स्ट्रेस। तो ये हमेशा कैलकुलेट होगा इन टर्म्स ऑफ इनिशियल प्री स्ट्रेस, ध्यान रखना इस चीज का। अब जब हमारे सारे लॉसेस खत्म हो गए, नाउ सिंस ऑल आवर लॉसेस आर कंप्लीटेड, अब मैंने आपको टेबल बना के दी है जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस मेंशन्ड है। तो इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट प्री टेंशन में 3%, पोस्ट टेंशन में 1%। श्रिंकेज प्री टेंशन में 7%, पोस्ट टेंशन में 6%। क्रीप प्री टेंशन में 6%, पोस्ट टेंशन में 5%। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील प्री टेंशन में 2%, पोस्ट टेंशन में 3%। टोटल लॉस कितना निकल के आ गया? 18%, यहाँ पे 15%। आप डिजाइनिंग के लिए कितनी वैल्यू ले लेते हो? यहाँ पर 25% लेते हो और यहाँ पर कितनी लेके चल सकते हो? एट मैक्स 20%। अभी और भी लॉसेस आएंगे पोस्ट टेंशन मेंबर के अंदर, अभी और भी लॉसेस आएंगे पोस्ट टेंशन मेंबर के अंदर। दो लॉसेस और हैं, फ्रिक्शन लॉस भी है और एंकरेज स्लिप वाला लॉस भी है। देयर आर 2 मोर लॉसेस इन पोस्ट टेंशन मेंबर, वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें भी। प्री टेंशन के सारे मेंशन्ड है। तो अब जाके लॉसेस की सारी स्टोरी खत्म होती है। नाउ द इंटायर स्टोरी ऑफ द लॉसेस इज फिनिश्ड। जितने भी लॉसेस थे वो सारे कंप्लीट करके दे दिए आपको मैंने। सो ऑल द लॉसेस आर कंप्लीटेड। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देख लो क्या बोल रहा है प्रॉब्लम। द लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द स्ट्रेस इन द स्टील इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर डिपेंड्स ऑन, अच्छा किसके ऊपर डिपेंड करता है ये? अप्लाइड स्ट्रेस लेवल, बिल्कुल डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, लॉस ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द स्ट्रेस, ये आ गया रिलैक्सेशन ऑफ द स्ट्रेस। टेम्परेचर ठीक है, टाइप ऑफ स्टील ठीक है, तीनों बातें सही है। तो जो लॉस मिलेगा रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस इन स्टील, तीनों बातों पे डिपेंड करेगा। इट विल डिपेंड अपॉन ऑल 3 फैक्टर्स कि हमारा अप्लाइड स्ट्रेस लेवल क्या है, टेम्परेचर क्या है और टाइप ऑफ स्टील कैसी है। तो आंसर कम्स आउट टू बी सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, correct estimation of the loss of pre-stress is required for assessing the serviceability behavior of the pre-stress concrete beam, ठीक है। अल्टीमेट shear resistance of the pre-stress concrete beam, बिल्कुल सही बात है। अभी अल्टीमेट shear resistance बताऊंगा, अगला टॉपिक वही है। अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द प्री-स्ट्रेस कंक्रीट बीम, बिल्कुल सही बात है। तो जब तक मुझे करेक्ट एस्टिमेशन नहीं होगा लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस का, तो आप ये तीनों चीजें कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। क्रैकिंग डिफ्लेक्शन की जानकारी नहीं मिलेगी, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, अल्टीमेट shear रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? चलो, Which one of the following statement is not correct with respect to the pre-stress beam? कौन सी बात सही नहीं है? Loss due to shrinkage is proportional to the water cement ratio used in the concrete. सही बात है, जितना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगा उतना ही पानी लॉस होगा, उतनी श्रिंकेज होगी। Loss due to creep is proportional to the age of the member at the time of loading, बिल्कुल सही बात है। Loss due to elastic deformation is directly proportional to the modulus of elasticity of concrete. Directly proportional to modulus of elasticity गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो के प्रोपोर्शनल है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमारा आंसर हो गया।
लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन अकर्स इन पोस्ट टेंशन मेंबर, सही बात है ये। सो आंसर इज सी, हमारा आंसर सी आ गया। जल्दी करो सवाल, फटाफट आगे चलो। डन है, चलो। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट कोडल प्रोविजंस। कोडल प्रोविजंस जो हमारे प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर की डिजाइनिंग में यूज होते हैं। देयर आर सेवरल कोडल प्रोविजंस दैट शुड बी नोन टू यू। अब क्या क्या कोडल प्रोविजंस है? पहला, M30 and M40 is the minimum grade of concrete which is to be used for post tension। तो M30 यूज करोगे पोस्ट टेंशन के लिए और M40 यूज करोगे प्री टेंशन के लिए। So M30 and M40 is the minimum grade of concrete for post tension and pre tension members। तो ध्यान रखना है इस चीज का, पोस्ट टेंशन के लिए हमारी होगी M30, प्री टेंशन के लिए हमारी होगी M40। देन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सेम लेके चलोगे जो मॉडुलस ऑफ रप्चर के बराबर है 0.7 स्क्वायर रूट ऑफ FCK। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट यू विल टेक एज 5000 स्क्वायर रूट ऑफ FCK। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है हमारे कंक्रीट के वो 5000 स्क्वायर रूट ऑफ FCK लेके चलेंगे आप। क्लियर चीज? चलो ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? मिनिमम क्लियर कवर रिक्वायर्ड इज 20 mm। जो मिनिमम क्लियर कवर की रिक्वायरमेंट है वो हमारी 20 mm है। एंड इज इंक्रीज्ड करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपोजर कंडीशन। आप इसको इंक्रीज कर सकते हो जैसी भी एक्सपोजर कंडीशन है हमारे IS 45 के अंदर, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, वेरी सिवियर है, एक्सट्रीम कंडीशन है। तो जैसी भी हमारी एक्सपोजर कंडीशन होगी उससे आप क्या कर लोगे, कवर को बढ़ा दोगे, मिनिमम 20 mm की देनी है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, स्पेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है हमारा? स्पेसिंग। जब ये स्पेसिंग कितनी लेके चलेंगे? तो अगर हमारा प्री टेंशन मेंबर है, अगर हमारा प्री टेंशन मेंबर है तो स्पेसिंग शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ दीज टू। हमारी जो स्पेसिंग है वो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम निकल के आए उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 3 टाइम्स द डाया ऑफ द बार। दूसरा, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm। तो प्री टेंशन मेंबर के लिए स्पेसिंग शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। दूसरा, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट प्लस क्या जोड़ दो, 5 mm जोड़ दो। तो ये हमारे प्री टेंशन मेंबर की कहानी। दिस इज द स्टोरी ऑफ प्री टेंशन मेंबर। नेक्स्ट, पोस्ट टेंशन मेंबर के लिए जो हमारी स्पेसिंग है दिस शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ 2 पैरामीटर्स। पहला 40 mm, दूसरा मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm। तो यहाँ पर कितनी थी प्री टेंशन में? 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द वायर, और यहाँ पर कितनी आ गई? 40 mm आ गई फिक्स। नेक्स्ट क्या जानकारी है? नेक्स्ट कोडल प्रोविजन क्या है? जो डायमीटर है हमारे डक्ट की ये 2.5 और 3 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए डायमीटर ऑफ केबल के। तो डाया ऑफ द डक्ट इज 2.5 to 3 टाइम्स ग्रेटर देन द डाया ऑफ द केबल। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक बार सुन भी लिया तब भी याद रहता है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की बात करें, मिनिमम 2% देना है ग्रॉस एरिया का माइल्ड स्टील के लिए और 0.15% देना है HYSD के लिए। पिछले वाले केसेस में कितनी थी स्लैब के अंदर? वहाँ पे 0.12% थी और 0.15% थी। यहाँ पे कितना आ गया? 0.2% और 0.15% आ गया। दिस इज इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग वायर। इसमें प्री स्ट्रेसिंग वायर का एरिया भी इंक्लूडेड है, तो वो ध्यान रखना। सो इट इज इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग वायर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर ओवरऑल डेप्थ ज़्यादा है 500 mm से, अगर ओवरऑल डेप्थ ज़्यादा है 500 mm से, तो हम साइड फेस रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं हुज एरिया इज 0.1% ऑफ द ग्रॉस वेब एरिया।
whose area is 0.1% of the gross web area. सेम चीज हमने दे रखी है नॉर्मल बीम के अंदर भी. सेम वी हैव टेकन केयर इन नॉर्मल बीम ऑल्सो. वहां पर भी आपने कितना एरिया दिया था? 0.1% ऑफ द ग्रॉस वेब एरिया. तो अगर ओवरऑल डेप्थ 500 mm से ज्यादा है, 0.1% ऑफ ग्रॉस एरिया प्रोवाइड कर देंगे एज साइड फेस रीइंफोर्समेंट. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए दोनों फेसेस पे. इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द फेसेस. और स्पेसिंग 200 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. स्पेसिंग शुड नॉट बी मोर देन 200 mm. क्लियर? क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है वायर की जस्ट बियॉन्ड द एंकरेज शुड नॉट बी मोर देन 0.76 टाइम्स ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस. जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है वायर का जस्ट बियॉन्ड द एंकरेज, जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है वायर की जस्ट बियॉन्ड द एंकरेज, इट शुड नॉट बी मोर देन 0.7 टाइम्स और 0.76 टाइम्स द अल्टीमेट स्ट्रेस. अल्टीमेट स्ट्रेस पीछे देखी थी हमने, उसके 0.76 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो ये कंडीशन हमारे किसके ऊपर लगी हुई है? लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के ऊपर लगी हुई है. दिस इज द कंडीशन ओवर द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट. फिर अगला कोडल प्रोविजन क्या बोल रहा है? अगला कोडल प्रोविजन बोल रहा है जो मैक्सिमम बेयरिंग स्ट्रेस है कंक्रीट के अंदर, जो मैक्सिमम बेयरिंग स्ट्रेस है कंक्रीट के अंदर वो 0.48 एफसी के स्क्वायर रूट ऑफ A1 by A2 है. The maximum bearing stress of the concrete is limited to 0.48 FCK square root of A1 by A2 subjected to the maximum of 0.8 times of FCK. वो मैंने पीछे ही बता दिया था. मैक्सिमम अपवर्ड डिफ्लेक्शन जो है प्री स्ट्रेसिंग की वजह से इट इज स्पैन बाय 300. आरसीसी में कितनी थी? स्पैन बाय 250 और स्पैन बाय 350. यहाँ पर कितनी है? स्पैन बाय 300 है. तो सारे प्रोविजंस थोड़े बहुत चेंज हो गए इन कंपैरिजन टू आरसीसी. आरसीसी से कंपेयर करोगे थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो गई है. नोट कर लिया सबने? चलो नोट कर लिया. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट सेज व्हाट? नेक्स्ट पॉइंट सेज ऑन द बेसिस ऑफ द क्रैकिंग सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3. ऑन द बेसिस ऑफ द क्रैकिंग हम सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं 3 के अंदर. क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी. और क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, इन तीनों में डिवाइड कर सकते हो. क्लास 1 क्या है? जिसमें कोई टेंसाइल स्ट्रेस परमिटेड नहीं होता पूरे सेक्शन के ऊपर. जिसमें कोई टेंसाइल स्ट्रेस परमिटेड नहीं होता सेक्शन के ऊपर. देन क्लास 2 में टेंसाइल स्ट्रेस इज परमिटेड बट इट शुड बी विद इन द लिमिट्स. ये लिमिट्स में होना चाहिए. लिमिट्स में होना चाहिए, नॉट मोर देन 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्लास 3, क्रैक्स आर अलाउड बट इट शुड नॉट अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ द मेंबर. ये हमारे मेंबर की अपीयरेंस को अफेक्ट नहीं करना चाहिए. तो 3 तरह के हमारे सेक्शन हो गए. क्लास 1 हो गया, क्लास 2 हो गया, क्लास 3 हो गया. क्लियर है? चलो सवाल देख लेते हैं. Which one of the following is the correct for horizontal spacing between the group of pre-stressing cable as per the code? Pre-stressing cable है,
प्री स्ट्रेसिंग केबल के लिए क्या जानकारी दी थी आपको? ग्रेटर ऑफ प्री स्ट्रेसिंग केबल है और ग्रुप के लिए बोला है तो 40 mm और ग्रेटर ऑफ 40 mm एंड 5 mm प्लस मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर सेग्रीगेट। सही बात है, यही कंडीशन थी फॉर द ग्रुप ऑफ केबल्स। सो मैक्सिमम ऑफ 40 mm और दूसरा पॉइंट क्या था? नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट प्लस 5 mm। What is the allowable upward deflection in pre-stressed concrete member under the serviceability limit condition? Span by 300। pre-stressed concrete member है तो span by 300 हो जाएगा because of the pre-stressed concrete member। A simply supported RCC beam carries a UDL and is referred to as beam। ठीक है। A similar beam is pre-stressed and carries a UDL as beam A। ठीक है। The beam is referred as to a beam B। तो पहली आरसीसी है, दूसरी प्री स्ट्रेस है। मिड स्पैन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ए विल बी, अच्छा मिड स्पैन डिफ्लेक्शन पूछ रहा है बीम ए का, बीम ए का मिड स्पैन डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा बी से। भैया प्री स्ट्रेसिंग की वजह से डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? प्री स्ट्रेसिंग में डिफ्लेक्शन है सिर्फ किसकी वजह से? डेड लोड की वजह से। सॉरी, आरसीसी बीम में डिफ्लेक्शन है सिर्फ डेड लोड की वजह से। ये हमारी आरसीसी बीम है, पर जो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट है उसमें डिफ्लेक्शन है डेड लोड की वजह से माइनस डिफ्लेक्शन है प्री स्ट्रेस मेंबर की वजह से, तो रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन क्या निकल के आती है? कम निकल के आती है। तो यहाँ पे डेल्टा आपको ज्यादा मिलेगी, यहाँ पे डेल्टा आपको कम मिलेगी, या डेल्टा विल बी लेस। तो प्री स्ट्रेस में डिफ्लेक्शन आपको कम मिलेगी कंपैरेटिवली, प्री स्ट्रेस डिफ्लेक्शन विल कम आउट टू बी लेस। तो ए जो हमारी आरसीसी बीम है उसमें ज्यादा मिलेगी। द मिड स्पैन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, तो आंसर इज ए। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या आ गया हमारा? नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस आ गया हमारा शेयर स्ट्रेस। अब शेयर स्ट्रेस इन प्री कंक्रीट बीम की बात करते हैं, तो शेयर स्ट्रेस इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम की बात करते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या बोल रहा है ये स्ट्रेस इन और शेयर स्ट्रेस इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम। जो शेयर कैपेसिटी होती है अनक्रैक्ड प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन की विदाउट शेयर रीइंफोर्समेंट, जो शेयर कैपेसिटी होती है अनक्रैक्ड प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन की विदाउट शेयर रीइंफोर्समेंट इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। So shear capacity of uncracked pre-stressed concrete section without shear reinforcement is given to you। क्या है ये? 0.67 BD square root of FT का whole square plus 0.8 times FCP into FT। अब यहाँ पे पैरामीटर्स का मतलब क्या है? पैरामीटर्स का मतलब है B हमारी विड्थ ऑफ मेंबर है, D हमारा ओवरऑल डेप्थ है, FT क्या है? FT है प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अंडर शेयर। तो अगर मैं मेंबर के ऊपर तरफ शेयर लगाऊं, इसमें ये प्रिंसिपल टेंशन डेवलप हुआ, ये प्रिंसिपल टेंशन डेवलप हुआ, और यही क्या है इसकी शेयर कैरिंग कैपेसिटी है, इसको रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है। तो जो प्रिंसिपल टेंशन है हमारी वो कितनी है? FT 0.24 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ FC के। तो प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर शेयर। FCP क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन सेंट्रोइडल फाइबर ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग। तो FCP, तो F का मतलब स्ट्रेस किसके अंदर? हमारे कंप्रेशन के अंदर। किसके अंदर? ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग। तो FCP का मतलब हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस इन दी सेंट्रोइडल फाइबर ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग। हमारे जो स्टील का सेंट्रोइड वाला फाइबर है उसमें प्री स्ट्रेसिंग की वजह से जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो FCP है। सो FCP स्टैंड्स फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस इन दी सेंट्रोइडल फाइबर ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग। इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ जाएगा? P/A निकल के आ जाएगा। इट्स मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू P/A। क्लियर है? चलो, so we can say for safety what is the condition? कंक्रीट में जो शेयर डेवलप होना चाहिए वो किससे कम हो? शेयर कैपेसिटी से कम हो। so for safety हम बोल सकते हैं, so for safety कंक्रीट में जो शेयर डेवलप हो इसकी शेयर कैपेसिटी से कम होना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, प्री स्ट्रेस मेंबर की जो शेयर रेजिस्टेंस होती है वो ज्यादा होती है। द शेयर कैपेसिटी ऑफ द प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज मोर देन दैट ऑफ द आरसीसी मेंबर। जो शेयर कैपेसिटी होती है प्री स्ट्रेस कंक्रीट की वो जनरली ज्यादा होती है आरसीसी मेंबर से। क्यों?
क्योंकि इसमें प्री कंप्रेसिव फोर्स आ जाता है, और प्री कंप्रेसिव फोर्स की वजह से कंक्रीट कन्फाइन हो जाती है, और उस कन्फाइनमेंट की वजह से शेयर कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसको आप रिलेट कर सकते हो आरसीसी में, मैंने आपको बताया था जो शेयर कैपेसिटी होती है कंक्रीट की, उसके 4 रीजन थे: अनक्रैक्ड पोर्शन ऑफ कंक्रीट, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग, डबल एक्शन, और जो शेयर रेजिस्टेंस, शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रही थी। तो जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट के ऊपर, कंक्रीट की कन्फाइनमेंट हो जाती है, और अनक्रैक्ड कंक्रीट की वजह से शेयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अनक्रैक्ड कंक्रीट की वजह से शेयर रेजिस्टेंस क्या करती है? बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेस। क्लियर है? चलो लास्ट टॉपिक हमारे डिस्कशन का। लास्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसफर ऑफ द प्री स्ट्रेस इन द प्री टेंशन मेंबर। प्री टेंशन मेंबर में हमारे प्री स्ट्रेस का ट्रांसफर कैसे होता है, इसको समझते हैं। इन प्री टेंशन सिस्टम व्हेन अ वायर इज रिलीज फ्रॉम द टेम्परेरी एंकरेज। प्री टेंशन सिस्टम में क्या क्या था? प्री टेंशन बेड के ऊपर हमने मोल्ड को रखा था, फिर वायर को स्ट्रेच कर दिया था, कंक्रीट को फिल किया था, वायर को कट कर दिया था। अब जब आप वायर को स्ट्रेच करते हो, वायर की स्ट्रेचिंग की वजह से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो डेवलप हो जाती है एक्सटेंशन, पर लेटरल डायरेक्शन में उसमें डेवलप हो जाती है कंप्रेशन। तो दिखा रखा है डायग्राम बना के, तो लेटरल डायरेक्शन में डेवलप हो गई कंप्रेशन। अब जैसे ही आपने वायर को कट किया, ये वाला फोर्स गया, तो हमारी वायर स्वेल कर जाती है, कुछ दूरी तक, और इस स्वेलिंग की वजह से हमारे कंक्रीट में क्या डेवलप होती है? रेडियल प्रेशर भी डेवलप होती है। पर हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि जो प्री स्ट्रेस का ट्रांसफर होता है, वो कुछ दूरी के बाद होता है। हमारे जो प्री स्ट्रेस का ट्रांसफर होता है वो कुछ दूरी के बाद होता है। तो लिखा भी हुआ है, द स्वेलिंग ऑफ द वायर इज ओनली फॉर फ्यू थाउजेंड ऑफ द मिलीमीटर्स, बट इट प्रोड्यूसेस कंसिडरेबल रेडियल प्रेशर ऑन द कंक्रीट। क्लियर है? तो पॉइंट क्या लिखा पहला, कि इन प्री टेंशन सिस्टम वेयर द वायर इज रिलीज्ड फ्रॉम इट्स टेम्परेरी एंकरेज ऑन द प्री स्ट्रेसिंग बेड, द एंड ऑफ द वायर स्वेल्स, जो एंड है वायर का वो स्वेल कर जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ द रिकवरी ऑफ द लेटरल कॉन्ट्रैक्शन हुई थी स्ट्रेचिंग की वजह से। इस इफेक्ट को हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? वेज इफेक्ट या हॉर इफेक्ट बोल देते हैं। तो आपका जो प्री स्ट्रेसिंग मेंबर है, इसके इनिशियल पोर्शन में आपको ट्रांसवर्स कंप्रेसिव स्ट्रेस मिल जाएंगे। तो इसके इनिशियल पोर्शन में आपको क्या मिल जाएगा? ट्रांसवर्स कंप्रेसिव स्ट्रेस मिल जाएगा। Because of this radial pressure, transverse compressive stress is being obtained in this. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द प्री टेंशन मेंबर, beyond which the desired stresses are developed in the pre-stress wire is termed as transmission length. इसको पीछे डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये रही ट्रांसमिशन लेंथ। तो डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द प्री टेंशन मेंबर, जिसके बाद आपके मेंबर में या प्री स्ट्रेस केबल में डिजायर्ड स्ट्रेस डेवलप हुए, इसको हम ट्रांसमिशन लेंथ बोल देते हैं। So we can say distance from the end of the pre-tension member beyond which desired stresses are developed in the pre-stress wire is technically termed as transmission length. उसको हम technically transmission length बोल देते हैं। क्लियर चीज? अच्छा, ट्रांसमिशन लेंथ की वैल्यू कितनी होती है? ट्रांसमिशन लेंथ की वैल्यू डिपेंड कर जाती है टाइप ऑफ वायर के ऊपर। प्लेन और इंटेंटेड वायर है 105, सो प्लेन और इंटेंटेड वायर है 105, क्रिम्ड वायर है 65 वाई, स्ट्रैंड्स है 35।
सो दिस इज द ट्रांसमिशन लेंथ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर। क्रिप्ड वायर का क्या होता है? क्रिप्ड वायर ये होती है हमारी, दिस इज टर्म्ड एज क्रिप्ड वायर, इसको हम टेक्निकली क्रिप्ड वायर बोल देते हैं। अच्छा, लास्ट में एक रिकमेंडेशन दी हुई है आपको। क्या रिकमेंडेशन दी हुई है? इट इज recommended that half of the transmission length shall overhang for the simply supported beam। तो अगर ये मेरी simply supported beam है, इसमें हाफ ऑफ द ट्रांसमिशन लेंथ ओवरलैंग करनी चाहिए। तो ये मैंने ट्रांसमिशन लेंथ आपको बना के दिखा दी है नीले कलर से, और बाकी तो स्टील दिख ही रहा है आपको। स्टील मैंने बनाया हरे कलर से, नीला वाला भी स्टील है पर वो ट्रांसमिशन लेंथ है। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, हाफ ऑफ द ट्रांसमिशन लेंथ शुड बी ओवरहैंगिंग। क्लियर है? और अगर आपकी फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड बीम है तो पूरी ही ट्रांसमिशन लेंथ किसके बियॉन्ड होनी चाहिए? फिक्स्ड एंड के बियॉन्ड होनी चाहिए। द एंटायर ट्रांसमिशन लेंथ शुड बी बियॉन्ड द फिक्स्ड एंड। तो सिंपली सपोर्टेड में हाफ हो सकती है, और फिक्स्ड एंड में पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लेंथ फिक्स्ड एंड के पीछे हो। तो प्री टेंशन मेंबर के एंड से लेके वहां तक की दूरी जहां तक आपको डिजायर्ड स्ट्रेसेस चाहिए, इसको हम ट्रांसमिशन लेंथ बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज ट्रांसमिशन लेंथ। क्लियर है? ट्रांसमिशन लेंथ खत्म। ये आपको वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस दिखा रखे हैं स्टील एंड कंक्रीट के अंदर। जैसे दी वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट, कैसे स्ट्रेस वेरी करता है स्टील और कंक्रीट में इन ट्रांसमिशन लेंथ। तो जैसे जैसे हम मेंबर से दूर जाते जाएंगे, कंक्रीट में स्ट्रेस बढ़ती चली जाएगी, स्टील में स्ट्रेस कम होती जाएगी। तो ये कंक्रीट की स्ट्रेस है, बढ़ती चली जा रही है, और स्टील की जो स्ट्रेस है वो कम होती चली जा रही है। ये बॉन्ड स्ट्रेस की वेरिएशन भी दिखा रखी है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जैसे दी वेरिएशन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस, तो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एंड। तो कुछ दूरी पे जाके, यानी जो ट्रांसमिशन लेंथ की दूरी पे जाके आपको बॉन्ड स्ट्रेस क्या मिलती है? मैक्सिमम मिलती है। तो मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेस इज अटेन्ड। तो ये वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस निकल के आ गया, दिस इज द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस। चले आगे, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस आ गया। चलो, लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि एंकरेज जोन स्ट्रेस इन द पोस्ट टेंशन मेंबर। ये पिछला हमारा प्री टेंशन मेंबर था, ये पोस्ट टेंशन मेंबर है। इन द एंकरेज जोन और द एंड ब्लॉक्स ऑफ द पोस्ट टेंशन मेंबर, पोस्ट टेंशन कंक्रीट मेंबर, द स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज 3 डायमेंशन। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस तो आप डायरेक्टली दिखा देते हो, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पीछे बताई हुई है, उसमें कुछ नहीं है। पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है एक्चुअल में वो 3D के अंदर होती है। एक्चुअल में वो 3D के अंदर होती है, वो 3D आपको दिखा रखा है यहाँ पे। तो ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस इंक्रीज करता जा रहा है पोस्ट टेंशन मेंबर के अंदर, और आप इसकी वैल्यू क्या ले लेते हो? आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली लीनियर मान लेते हो, यू अज्यूम इट्स वैल्यू टू बी लीनियर। पर फिर भी आपको जानकारी दी है, एंड इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू, कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं पोस्ट टेंशन मेंबर में जब आप एंकरिंग करते हो, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन 3 डायमेंशन होता है, एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज बीइंग शोन टू यू। वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा रखा है। क्लियर है? चलो, ये तो सेम वही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है।
प्रॉब्लम्स करते हैं, आपकी प्री स्ट्रेस कंक्रीट खत्म, आरसीसी खत्म. सो योर मैराथन सेशन ऑन आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज फिनिश्ड. In post-tension pre-stress concrete beam, the end block zone is in between the end of the beam and the section where. ठीक है, पोस्ट टेंशन के अंदर है, एंड ब्लॉक जोन किसके बीच में होता है? The shear stress is maximum only when the shear stress exists, no lateral shear, only longitudinal stress exists. ये रहा, एंड ब्लॉक जोन कहाँ तक एग्जिस्ट करता है हमारा? एंड ब्लॉक जोन एग्जिस्ट करता है जहां पर हमारे को क्या मिल जाए, सिर्फ डिजायर्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मिल जाए. तो मेंबर के एंड से लेके वहां तक की दूरी जहां तक आपको डिजायर्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मिले, इसको हम क्या बोल देते हैं? एंड ब्लॉक जोन बोल देते हैं. दिस इज टर्म्ड एज एंड ब्लॉक जोन. In the design of the pre-stressed concrete structures, which of the following limit state will qualify as limit state of serviceability? Flexure नहीं, shear ये तो collapse में आता है, deflection and cracking limit state of serviceability. So answer is B. ये हमारा limit state serviceability बन गया. Spalling stresses are produced in post-tension pre-stressed concrete members. Spalling मतलब गिरना, concrete गिरने लग जाता है. कहाँ पर? जहाँ पे हमारा एंकर किया हुआ है. तो इतनी ज़्यादा प्री कंप्रेसिव फोर्स होती है कि कंक्रीट गिरने लग जाती है. सो लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम शियर जोन, एंकरेज जोन, सही बात है. तो ये आंसर है. बॉन्ड डेवलपिंग जोन, तो कंक्रीट फॉल कर जाती है जहाँ पे हम एंकरिंग करते हैं. तो इतने ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होते हैं कि कंक्रीट स्टार्ट्स फॉलिंग. इसको स्पेलिंग बोला जाता है, स्पेलिंग ऑफ द कंक्रीट. सो फॉलिंग ऑफ द कंक्रीट. A concordant cable profile in the pre-stressed concrete is. Concordant cable profile क्या होती है? Parallel to the axis beam नहीं. One which coincide with the centroidal axis of the beam. One which do not cause any secondary stress. सही बात है. Concordant profile वो प्रोफाइल होती है जिससे एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो मूवमेंट है वो काउंटरैक्ट हो जाता है. पहली चीज, कॉन्कोर्डेंट प्रोफाइल अगर आपने प्रोवाइड कर दी, इसकी वजह से कोई सेकेंडरी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा. इट डज नॉट कॉज एनी सेकेंडरी स्ट्रेस. वन विच एलिमिनेट प्राइमरी स्ट्रेस, गलत बात है. ये तो पीछे बता दिया था कॉन्कोर्डेंट स्ट्रेस वाला. द ट्रांसमिशन लेंथ रिक्वायरमेंट इज टू सेटिस्फाई द डिजाइन ऑफ प्री टेंशन बीम. ट्रांसमिशन लेंथ की कहानी किसमें चाहिए? प्री टेंशन बीम में चाहिए. तो ट्रांसमिशन लेंथ की स्टोरी कहाँ चाहिए होती? प्री टेंशन बीम में चाहिए होती है. चलो लास्ट प्रॉब्लम. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 को मैच करा दो किसके साथ? लिस्ट 2 के साथ मैच करा दो. तो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. देखते हैं भैया क्या लिस्ट 1 में. लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, एंड ब्लॉक, ट्रांसमिशन लेंथ, पार्शियली प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर, क्लास 3, फिर प्री डिटरमाइंड मेंबर्स, बर्स्टिंग टेंशन, इलास्टिक शॉर्टनिंग. अच्छा देखो भैया, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस तो क्या होता है? इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से हो जाएगा. पार्शियली प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था? क्लास 3 का स्ट्रक्चर बोल दिया था. देन ट्रांसमिशन लेंथ. सो ट्रांसमिशन लेंथ हमें किस में चाहिए? प्री स्ट्रेस्ड मेंबर के अंदर. प्री डिटरमाइंड मेंबर नहीं होगा ये प्री स्ट्रेस्ड मेंबर होगा. प्री स्ट्रेस्ड मेंबर्स, ठीक है. एंड ब्लॉक मतलब जहाँ पे एंकरेज प्रोवाइड करते हो, इसकी वजह से क्या मिलेगी आपको? बर्स्टिंग टेंशन मिल जाएगी. दिखाया था अभी स्ट्रेस पाथ आपको 3 डायमेंशन के अंदर. अभी पीछे बना के दिखाया था. अब मार्क कर लो. ए का 4, देन बी का 3, देन सी का 2 आ गया, और डी का 1. तो डी का 1 आंसर कम्स आउट टू बी डी. So answer comes out to be D. So this completes your RCC. RCC भी complete है, pre-stress भी concrete. दोनों चीज़ें complete हो गई हमारी, RCC and pre-stress both. अब इसके बाद कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे. We'll start with the new subject. अब तो आपके एग्जाम भी आने वाले हैं खूब सारे. Several examinations are there. लाइनअप है सारे एग्जाम्स की. नवंबर में भी SSC JEE का, उसके बाद फिर जैन में भी है कुछ, फेब में तो होते ही होते हैं, गेट का भी और ESE का भी है. चलिए
सो आई होप आपका सारा रिवीजन हो गया होगा इससे। डिटेल तरीके से करा दिया, पर बहुत ही कम टाइम में हो गए आपके सारे लेक्चर्स। इन वेरी लेस टाइम दी ऑल लेक्चर्स आर कंप्लीटेड। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।